All right. Till the last class, we were done with the centriole, centrosome, right, and flagella cilia. ये पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था. आज हमें न्यूक्लियस के बारे में शुरू करना है. ठीक है. सो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है. लास्ट पार्ट हो गया बिल्कुल ये चैप्टर का कि हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूक्लियस. ठीक है. तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था या डिस्कवर किया था. ठीक है. सबसे पहले देखा किसने था, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने. फर्स्ट सीन बाय एंटनी लीवेनहॉक. ठीक है. इन्होंने सबसे पहले देखा था इसको किसमें, इन आरबीसी ऑफ सैल्मन फिश, इन आरबीसी ऑफ सैल्मन फिश. ठीक है. और रॉबर्ट हुक ने 1831 में इन ऑर्किड्स रूट सेल, ऑर्किड्स की जो रूट होती है उसके सेल में इसको डिस्कवर किया था. उसके बाद एक थे ये वॉल्टर फ्लेमिंग. ठीक है. न्यूक्लियस को क्रोमाटिन नेम दिया था किसने, फ्लेमिंग ने नेम दिया था. नोट दिस डाउन. ये इसका हिस्ट्री हो गया कि न्यूक्लियस का हिस्ट्री क्या क्या है हमारे पास. वी नो वन मोर थिंग, ये जो न्यूक्लियस होता है कहीं ना कहीं इसका जेनेटिक्स में बहुत बड़ा रोल होता है ना, बिकॉज सब डीएनए, क्रोमोसोम्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस. तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जे हैमरलिंग, जे हैमरलिंग ऐसे याद रख सकते हो, जे हैमरलिंग. ठीक है. ही परफॉर्म ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. इन्होंने ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है. जिन्होंने बेसिकली एक्सचेंज किया था न्यूक्लियस का, एक एल्गे होता है, और ही बेस प्रोवाइड द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी. in heredity, and he was the one, basically he called the nucleus master organelle of the cell. He called the nucleus master organelle of cell. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. सी न्यूक्लियस, दिस इज सेल. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर हमें ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. ठीक है. दीज आर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स को और स्टडी किया तो क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या मिलता है, डीएनए, एंड डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन. ठीक है. न्यूक्लियस जो होता है, दिस इज लार्जेस्ट ऑर्गेनेल तुम बोल सकते हो. ठीक है. बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनेल ना, ये भी तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, बट हम इसको बहुत अलग से पढ़ते हैं बिकॉज ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल. ओके. सो आई कैन से इट इज लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल ऑफ सेल. extra cytoplasmic organelle of cell. ठीक है. and controls what is the function, DNA, जीन, ये सब है तो मॉर्फोलॉजी, सेल की मॉर्फोलॉजी, सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड ऑफ कोर्स हेरिडिटी. ठीक है. ओके. चलो तो इतनी बात समझ में आई. अब यहाँ देखो, हमें पता है न्यूक्लियस जो होता है इसका नंबर वैरी करता है, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन अ सेल. या तो एक भी हो सकता है, कई यूनि न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, कई बार एब्सेंट भी होता है ना, वो भी हमें पता है. जैसे स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं. ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड. आरबीसी में कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता. ठीक है. सीव ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स में, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता.
कंपेनियन सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे हमने एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम में नॉर्मली 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये नंबर में वैरी, किसी सेल में 1 हो सकता है, किसी किसी में नहीं भी होता है, और किसी किसी में 2 भी या 2 से ज्यादा भी होते हैं, राइट। मतलब एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए कि इसमें इतना रहता है। अब एक चीज और याद रखना, जैसे कभी ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस कहाँ पे नहीं होता है ना, तो 2 एग्जाम्पल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, कौन सा, आरबीसी एंड सीव ट्यूब्स। ये 2 एग्जाम्पल्स एटलीस्ट याद रखना कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमने न्यूक्लियस देख लिया क्या होता है, क्या करता है, फंक्शन देख लिया हमने, किसमें प्रेजेंट होता है, वैरायटी इन शेप, नंबर, साइज, हमने ये बात की, राइट। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं कि ये न्यूक्लियस है, थोड़ा ठीक है, 3D इमेज है ना, तो हम ऐसे अगर बनाएं तो दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पे, सबसे पहली बात, हमने कौन कौन से 2 डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़े, बताना जरा मुझे। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और बताओ। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, राइट। तो यस 2 हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं। सिमिलरली दिस सेल ऑर्गेनल दैट इज न्यूक्लियस इज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस। तो यानी सबसे बाहर में इसके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, राइट। सबसे बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये से दिख रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी पोर्स होते हैं उसमें, ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। सो दीज आर न्यूक्लियर पोर्स जो प्रेजेंट है। चलो, ये बात भी हमें समझ में आई। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्मा भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज फाउंड विद इन दिस न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज न्यूक्लियर पोर ऑफ कोर्स, एंड दिस इज, यहाँ पे एक डेंस बॉडी हमें देखने को मिलती है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल डेंस सी बॉडी हमें दिखती है, एंड दैट डेंस बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं हम उसको, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, राइट। सो मेजर 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियोलस। एक एक करके बात करेंगे, उससे पहले बनाओ डायग्राम। So now let's talk about every part in detail. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। क्या अब तक हमें समझ में आ गया, सिंपल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन होती हैं, कौन कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, राइट। सो 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। दोनों का डायमीटर जो होता है लगभग सेम होता है, दैट इज 60 to 90 एंगस्ट्रॉम। So diameter is somehow similar, that is 60 to 90 angstrom on an average अगर हम बात करें। अब this is outer membrane, this is inner membrane, right? इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, that is, what is this space? Perinuclear space, perinuclear space is present between them, between them। अब न्यूक्लियस की बात हमने कर ली, तो वी डू नो कि हमारे पास यहाँ पोर भी प्रेजेंट है ना। तो अगर टोटल हम बात करें तो 10% ऑफ मेम्ब्रेन bears pores, bear pores, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। काफी बड़े पोर्स होते हैं, कितने, अराउंड 200 से 800, काफी एंगस्ट्रॉम ब्रॉड हमारे पोर्स होते हैं, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्स कैसे भी होते हैं। बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लियर पोर्स का,
helps in, they're like gates now, they're like windows, right? So they helps in exchange of substances. क्या हुआ प्रीति? Why did you feel like? Yeah, so they helps in exchange of various substances. एक बात बताओ, ये विंडो है ना, दिस इज द विंडो, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विंडो? इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना चीजों का, ठीक है। बिटवीन, बाहर में क्या, ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है और बाहर में साइटोप्लाज्म है, तो बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ओके, बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो, इतना बात हमें समझ में आया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, उनके बेसिक फीचर। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, राइट। प्लाज्म है, फ्लूइड है, लिख लिया ये। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, राइट। So what is nucleoplasm? It is a jelly-like fluid like cytoplasm. एंड इसकी जो पीएच होती है लगभग न्यूट्रल, या हम बोल सकते हैं स्लाइटली बेसिक, इट इज 7.4 प्लस माइनस 0.2 अगर हम करें, ठीक है। तो इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या स्टोर होता है? ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस का प्लाज्म है, तो यहाँ पे आरएनए, डीएनए, हमें पता ही है सब सिंथेसिस यहीं पे होता है। तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, राइट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। तो आई कैन से दिस इज द रिजर्वायर ऑफ, nucleoplasm is a reservoir of, ठीक है, न्यूक्लियोसाइट। न्यूक्लियोसाइट्स आर यूनिट ऑफ डीएनए बेसिकली, रिजर्वायर ऑफ न्यूक्लियोसाइट। अभी पढ़ा तो है न्यूक्लियोसाइट, तो पढ़ा है हमने बायोमोलिक्यूल्स में, मैं भूल गई कि हाँ हमने पढ़ा है, बिकॉज़ जेनेटिक्स हम 12th में पढ़ते हैं ना, बट अभी तो हमने बायोमोलिक्यूल में पूरा रिवाइज किया है ना। सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइट एंड एंजाइम्स बेसिकली, जो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को बनाने के लिए, मतलब डीएनए और आरएनए के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें भी क्या होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है इज डेंस लाइक, मतलब बिल्कुल जेली लाइक फाइब्रस होता है, ठीक है। और जो इनर पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वाटरी होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, बेसिकली हेल्प करना, सेल को डिवाइड करना, सारी चीजें कंट्रोल करना। अब हम बात करते हैं एक और चीज जो कि हमारे इसमें प्रेजेंट होती है, दैट इज क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं यहाँ पे, दिस इज माय न्यूक्लियस हियर, तो क्या होता है ऐसा ना, इस तरीके से ना, ये होते हैं पूरा पूरा नेटवर्क होता है ये ऐसे धागों का ना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। बेसिकली दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। लेटर ऑन ये धागे ही ना और ज्यादा इंटैंगल्ड हो जाते हैं आपस में एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम, राइट। क्रोमैटिन बेसिक यूनिट होती है क्रोमोसोम की अगर हम बात करें। सो नेक्स्ट इज क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। तो व्हाट आर क्रोमैटिन फाइबर्स अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स। मैंने अभी बताया था फ्लेमिंग जिन्होंने इनके बारे में नाम दिया था सबसे पहले, क्रोमैटिन। सो कंसिस्ट ऑफ डीएनपी। व्हाट आर डीएनपी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ओके। सो डीएनपी आर प्रेजेंट एंड इनको कैसे देख पाते हैं हम, सेल को कैसे देखते हैं, या कुछ भी चीज माइक्रोस्कोप में जब उसको विजुअलाइज करते हैं तो क्या करते हैं बताओ? हाउ कैन वी विजुअलाइज एनीथिंग व्हिच इज वी आर सीइंग थ्रू माइक्रोस्कोप? कैसे हाईलाइट करते हैं हम? एनी आइडिया? बाय स्टेनिंग देम, राइट और नो? स्टेन करते हैं नहीं करते हैं, है ना? देखते हैं हार्दिक इसके बाद कौन सा करें, ठीक है। तो
दे कंसिस्ट ऑफ डीएनपी हमने बात किया, एंड दे कैन बी स्टेन्ड बाय, ये धागे होते हैं ना, हमें कैसे दिखा, कैसा नेटवर्क होता है, क्योंकि हम इनको स्टेन करते हैं एसिटोकार्माइन, स्टेन्ड बाय एसिटोकार्माइन, ठीक है, उससे हम इनको स्टेन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब स्टेनिंग हम करते हैं तो दो रीजन्स फॉर्म हो जाते हैं। व्हाट आर दोस टू रीजन्स आफ्टर स्टेनिंग? अब होता क्या है, जब भी हम स्टेन करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, जो कुछ होते ऐसे होते हैं जो बहुत डार्कली स्टेन्ड हो जाते हैं, जो कलर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लाइटली स्टेन्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इनको नाम देते हैं यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। कि जब हम स्टेन डालते हैं तो कुछ तो बहुत ज्यादा डार्क नजर आते हैं, कुछ हमें बहुत लाइट नजर आते हैं। तो यूक्रोमैटिन जो होते हैं दे आर लाइटली स्टेन्ड। व्हाट आर दीज? दे आर लाइटली स्टेन्ड, ठीक है। एंड हेट्रोक्रोमैटिन दे आर डार्क स्टेन्ड, बहुत ज्यादा डार्कली स्टेन्ड हो जाते हैं। यूक्रोमैटिन क्या होते हैं? दे आर फाइब्रस इन नेचर। कैसे होते हैं? फाइब्रस। ये कैसे होते हैं? ग्रैन्युलर इन नेचर। ये बहुत छोटे होते हैं, 10 से 30 नैनोमीटर कुछ इनकी लेंथ रहती है, ठीक है। डायमीटर इनका कैसा होता है? 10 से 30 नैनोमीटर। बहुत हल्के पतले पतले हैं, इसलिए हमें हल्के नजर आते हैं। ये वाले क्या होते हैं? बहुत ब्रॉड होते हैं, अप टू 100 नैनोमीटर, इसलिए हमें डार्क नजर आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? एक प्रोसेस होता है जो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे देयर इज इंटरचेंजिंग, ठीक है, क्रॉस ओवर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इनमें क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? अक्सर प्रेजेंट होती है, और इनमें क्या होती है? नहीं होती है। दे इनहिबिट्स क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। तो ये हमें दो तरीके के क्रोमैटिन फाइबर्स न्यूक्लियस में मिलते हैं। यही जाके बाद में सी यहाँ पे ये क्रोमैटिन, देखो कंडेंस्ड धागे दिख रहे हैं पूरा न्यूक्लियस के अंदर भी, तुम्हें देखो पूरा ही न्यूक्लियस है ये, लेकिन पूरा देखो न्यूक्लियोलस के अंदर भी धागे धागे दिख रहे हैं, बाहर भी। दे ऑल आर क्रोमैटिन कंडेंस्ड, ठीक है, दे आर हाईली कंडेंस्ड। इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। क्रोमैटिन का धागा देखो ये रहा, डीएनए है उसके ऊपर, हरे रंग के नॉन हिस्टोन प्रोटीन और एक ब्राउन ग्रे कलर के जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसे ही धागे बनाते हैं। चलो लिखो इसको फटाफट। सो इतना समझ में आया? हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर ली, पोर्स की बात कर ली, क्रोमैटिन मटेरियल की बात कर ली। अब हमें बात करनी है वो डेंस स्ट्रक्चर, डेंस स्फेरिकल बॉडी जो न्यूक्लियस के सेंटर में होती है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, राइट, मास्टर ऑफ द सेल। एंड न्यूक्लियोलस क्या होता है? किसका मास्टर होता है? न्यूक्लियस का मास्टर होता है। So see here you can see this dark purplish body within the nucleus. What is this? This is nucleolus. So nucleolus is a condensed region of chromatin. देखो ना अब क्या हुआ, बाहर में तो क्रोमैटिन सारे में हल्के हल्के हैं, अब क्या हुआ यहाँ पे वो ऊन का वूल का पूरा गोला बना लेते हैं, ऐसे है ना, बॉल बना लेते हैं वूल का, सर्दियों में देखा होगा तुमने, तो बिल्कुल वैसा देखो बन गया है, ठीक है। दिस इज क्या? क्रोमैटिन का जैसे पूरा बॉल बन गया है, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगर मैं बनाऊं न्यूक्लियोलस को तो होता क्या है? इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें भी बेसिकली होता क्या है, कुछ क्रोमैटिन ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि वो मेम्ब्रेन जैसे दिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हियर इज न्यूक्लियोलस। जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, दैट पर्टिकुलर नेम इज इम्पोर्टेंट, जो आपको याद रखना है। इट इज डिस्कवर्ड बाय फॉन्टाना, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, हर नाम को मैं याद करने को नहीं बोलती हूँ। डिस्कवर्ड बाय फॉन्टाना एंड डिस्क्राइब्ड बाय वैगनर। टर्म थी न्यूक्लियोलस, टर्म थी, एक साइंटिस्ट थे बोमैन। So the term was given by Bowman. Okay. So अब यहाँ जैसे nucleus is absent in RBCs, when nucleus is absent in RBCs तो definitely nucleolus भी नहीं होगा,
तो अगर मैं एब्सेंट प्लेसेस की बात करूं, सो वेयर डज इट एब्सेंट? आरबीसी, स्पर्म, ईस्ट, मसल फाइबर्स, ठीक है, एंड यंग एम्ब्रियो। एंड ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट्स, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे वो सेल्स हैं जहां पे न्यूक्लियोलस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियोलस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। Around 35% of volume is covered by nucleolus only. It is membraneless, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्रोमैटिन अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। डेंस, डीएनए फ्री, सब सेल्यूलर ऑर्गन या सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इट कुड बी वन टू मेनी, न्यूक्लियोलस भी एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी होते हैं। अब न्यूक्लियोलस की अगर हम पार्ट की बात करें तो न्यूक्लियोलस में बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन दी क्रोमैटिन फाइबर अरेंज, ठीक है, कि वो कितना डेंसली अरेंज्ड है, कितना मार्जिनली अरेंज्ड है, उसके हिसाब से न्यूक्लियोलस में 4 पार्ट होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं जो पार्ट्स हम बात कर बोल रहे हैं ना कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं। तो न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, इसके पास 4 पार्ट्स होते हैं। लेट मी टेल यू द नेम, देन आफ्टर दैट वी कैन स्टडी अबाउट देम। ओके, सबसे पहले पार्ट्स एमोर्फा। पार्ट्स एमोर्फा काफी इजी नाम है, मुश्किल लगेंगे पहली बार में, पर नहीं है, सबके आगे पार्ट्स लगा लो। एक ग्रैन्युलर रीजन होता है तो उसको एमोर्फस रीजन एमोर्फा, ग्रैन्युलर हो गया तो ग्रैन्युलोसा, ठीक है। ऐसा एरिया होता है जो फाइब्रस होता है तो पार्ट्स फाइब्रोसा। ये बात समझ में आई? यस और नो? एंड द लास्ट वन, पार्ट्स क्रोमोसोमा, जहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं, सो वो पार्ट्स क्रोमोसोमा हो गया। तो 5 पार्ट्स हो, 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे, मॉर्फा, ग्रैनुलर, फाइब्रोसा और क्रोमोसोमा। सबसे पहले मॉर्फा की अगर हम बात करें, ठीक है, सो बेसिकली इट इज एमोर्फस, नाम से पता चल रहा है एमोर्फस रीजन, रिच इन, इट इज रिच इन, एक एंजाइम होता है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए के फॉर्मेशन में ये एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स ग्रैन्युलर। पार्ट्स ग्रैन्युलर मतलब यहाँ पे ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, ये ग्रैन्युलर की जगह ग्रैन्युलोसा भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट विच आर कंपोज्ड ऑफ, I can write here, made up of proteins and RNA in the ratio of 2:1 respectively, ठीक है। तो उन ग्रैन्यूल्स की वजह से ग्रैन्युलोसा बोल देते हैं। नेक्स्ट फाइब्रोसा, यानी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे धागे से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, इसलिए फाइब्रोसा बोलते हैं। ऐसा माना जाता है दे आर द प्रिकर्सर ऑफ ग्रैन्युलोसा। फाइब्रोसा जो होता है दिस इज प्रिकर्सर ऑफ ग्रैन्युलोसा, के फाइबर से लेटर ऑन ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट क्रोमोसोमा, क्रोमोसोमा जहाँ पे सारा ये क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियस का क्रोमैटिन इज प्रेजेंट, ठीक है। सो क्रोमोसोमा में 2 तरह के रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, कौन कौन से 2 तरह के रीजन्स हमें? पेरी न्यूक्लियोलर, पेरी न्यूक्लियोलर, एंड कौन सा होगा सेकेंड? इंट्रा न्यूक्लियोलर, ठीक है। पेरी न्यूक्लियोलर एंड इंट्रा, कि मतलब ये न्यूक्लियोलस में बनाऊं तो ये क्रोमैटिन फाइबर जैसे बाउंड्री पे हैं सारे, ठीक है। दिस इज क्रोमैटिन फाइबर्स, इसमें भी 4 होंगे, दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। ये मैं तुम्हें क्या बना रही हूँ? आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ न्यूक्लियोलस हेयर, ठीक है। सो दिस इज माय न्यूक्लियोलस, लेट मी टेक द इरेजर हेयर,
दिस इज न्यू, ठीक है। यहाँ पे अंदर में सारे पार्ट्स हैं, ये आउटर वाला क्रोमोसोमा वाला पार्ट्स है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पेरी न्यूक्लियर, और ये वाला ये कौन सा हो गया, इंट्रा न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट्स हो गए, बेसिकली दे आर न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, दे कंबाइनली आर न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। बात समझ में आई, यस और नो? इज इट क्लियर? चलो ओके। तो न्यूक्लियोलस पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस का फंक्शन की तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस का लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोलस। तो अभी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, ना कि न्यूक्लियस, ठीक है। सो फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले इट इज द साइट ऑफ rRNA synthesis, rRNA synthesis, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए पढ़ा था हमने, आरएनए में बायोमोलिक्यूल्स में एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ आरएनए इसी टाइप का होता है। So it is the site of rRNA synthesis, ठीक है। It synthesizes ribosomes, हमें पता है ribosomes are the we can say site of protein synthesis, and ribosomes are synthesized within the what, nucleolus. So synthesizes ribosomes, ठीक है। तो therefore अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो which one of the following is a ribosomal factory? So that is nucleolus, okay, राइबोसोम को जो बनाता है। एंड सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे आई टोल्ड यू अबाउट द स्पिंडल फॉर्मेशन, ओके। सो सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन में रोल होता है इसका। सो इट टेक्स पार्ट इन synthesis of what, spindle during cell division, है ना। अब यहाँ से राइबोसोम बनते हैं, न्यूक्लियोलस से बाहर निकलते हैं और जाके आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाते हैं। इसी आउटर मेम्ब्रेन के पास तुम्हारा ईआर होता है, और ईआर को फिर हम आरईआर बोल देते हैं, बिकॉज ये राइबोसोम्स उस पे अटैच हो जाते हैं जाके, है ना। सो हम कह सकते हैं कि यही होता है जो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स क्या करता है, न्यूक्लियोलस। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। ट्रू न्यूक्लियोलस को ऑफन कई बार तुम प्लाज्मोसोम टर्म भी देखोगे, ये प्लाज्मोसोम टर्म भी लिखी होती है न्यूक्लियोलस में। एंड ऐसा माना जाता है, एक नोट डाल के लिखना, इट इज बिलीव्ड कि Ca2+ is required for maintenance of nucleolus, is required। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं चाहिए होता, कैल्शियम को बहुत रोल होता है बॉडी में, ठीक है। सो इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, सॉरी, ठीक है, राइट। सो ये बात समझ में आई दोनों को। वी आर डन विद द न्यूक्लियोलस हियर। सी व्हेन द सेल इज इन रेस्टिंग स्टेज वी फाइंड न्यूक्लियोलस, सॉरी क्रोमैटिड, ये धागे दिख रहे हैं, लेट मी जूम इट, न्यूक्लियोलस, ठीक है। देखो ये ऐसे धागे धागे नजर आ रहे हैं, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हमें नजर आ रहे हैं। बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इसको याद रखना कि जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है तब क्रोमैटिड हमें दिखता है, एंड व्हेन द सेल इज इन डिवाइडिंग स्टेज तो ये क्रोमैटिड ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, इस फॉर्म में ना ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे इकट्ठे होके ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। व्हाट दे फॉर्म्स, क्रोमोसोम्स। हमें पता है क्रोमोसोम्स काफी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में। So now we are going to study about the chromosome. See, this is chromosome here. Okay. उससे पहले कुछ ब्रीफ इंट्रो की हम बात करते हैं। अगर क्रोमोसोम की मैं बात करूं, अब मैं न्यूक्लियस के एक मेजर पार्ट की बात कर रही हूँ, दैट इज क्रोमोसोम्स। हॉल्फ मिस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, हॉल्फ मिस्टर, अराउंड 1848, ठीक है। किसमें, एक प्लांट था ट्रासेंचिया, ट्राडेसेंचिया, इसमें इन्होंने किया था, ओके। इसका, इस वाले प्लांट का पोलर मदर सेल को, ठीक है, जो पोलन मदर सेल होता है उसमें इन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। बेसिकली क्रोमोसोम्स वी कैन से दे डिस्क्राइब्स द फिजिकल नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है,
कि कैसे एक्यू इनहेरिटेंस होता है। क्रोमोसोम ही तो होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं हम छोटी क्लासेस में, याद है तुम्हें? हाउ सेक्स ऑफ अ बेबी कैन बी डिटरमिन्ड, ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। एंड वी डिड स्टडी के ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ, राइट, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और यही जो गेमेट होता है, और जो गेमेट होता है, हेप्लॉइड डिप्लॉइड भी पढ़ा है हमने अभी, है ना, पिछले में। हेप्लॉइड क्या होता है? एन होता है, डिप्लॉइड 2n होता है। तो एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, हमारे पास नॉर्मली 2n होता है, और जो गैमीट होता है उसमें n जाता है। तो बेसिकली ट्रांसफर जो हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली, राइट। साइज की अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम्स के, इट इज अराउंड 0.5 to 30 micron, okay, and 0.2 to 3 micron. This is diameter and this is length, ठीक है। प्लांट्स में अक्सर ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, लार्जर क्रोमोसोम्स होते हैं देन एनिमल्स। सी नाउ here you can see the structure of chromosomes. ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर हमें ना, ऐसा, इस तरीके से, है ना। सो दिस इज पी आर्म हेयर, जो छोटू आर्म जो है ना, दीज आर आर्म्स, ठीक है। ये 4 हमें आर्म्स नजर आ रही हैं, ऐसे से स्प्रिंग की तरह अरेंज हो जाता है। दिस इज पी आर्म हेयर, नीचे में दीज आर क्यू आर्म्स, ओके। और ये एक ऐसे, ये इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। ये दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स हैं, बिल्कुल ब्लू ब्लू दिखाए हैं इसमें, तो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स, ठीक है। उसके अलावा सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। दिस इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर मैं बनाऊं तो मैं ऐसे बनाते हैं ना, दिस इज, ठीक है। सो दिस कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेर। व्हाट इज सेंट्रोमेर? अब सेंट्रोमेर के यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ना पैचेस है, ये इस तरीके से, देखो ग्रीन कलर के दिखा रखे हैं साइड में, ये इनको हमने क्या बोला है? काइनेटोकोर्स। व्हाट आर दीज? दीज आर काइनेटोकोर, ठीक है। बनाओ, पार्ट्स लेबल करो, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट एग्जैक्टली स्टडिंग जेनेटिक्स, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की अभी जरूरत नहीं होती, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सम नॉलेज के, हाँ भी पी आर्म होता है, क्यू आर्म होता है, क्रोमैटिड होते हैं, डीएनए थ्रेड इसके अंदर है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन है दैट इज सेंट्रोमेयर, और साइड में काइनेटोकोर हम इसको बोलते हैं। अब जो सेंट्रोमेयर की जो पोजीशन होती है ना, बेसिकली ये सिंगल, ऐसे दो है ना, ये इस तरीके से सेंट्रोमेयर यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ठीक है, क्रोमोसोम्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। मतलब मान लो एक ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें मैंने इसे बिल्कुल सेंटर में डाला है, ये सेंट्रोमेयर इज इट सेंटर, पी एंड क्यू आर्म्स आर इक्वल, है ना। एक में क्या किया, ऐसे ये बनाया, यहाँ पे है, एक आर्म बहुत छोटी हो गई, दूसरी बहुत बड़ी हो गई, एक में बिल्कुल पेरीफेरी पे आ गया, तो ऐसी ही रह गई बस ये, है ना, इस तरीके से। तो on the basis of position of centromere we do have different type of chromosomes. See, metacentric बिल्कुल सेंटर में, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर, एक्रोसेंट्रिक और बिल्कुल छोटू छोटे टीलो यानी बिल्कुल टिप पे। सो मेटासेंट्रिक अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर इन मिडल, सेंट्रोमेयर इन मिडल, ठीक है, ओके। और ऐसे ना भी हम ना सेल डिवीजन की स्टेजेस पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम शुरू करेंगे ना, तो अभी के लिए जस्ट राइट दिस, और तब जब नेक्स्ट हमें वही चैप्टर शुरू करना है तो हमें समझ में आएगा मैंने क्या बोला था। यहाँ पे सेल डिवीजन में ना बहुत सारे फेजेस होते हैं प्रीति, ठीक है, कि हमने 2 सेल डिवीजन के नाम पता है बस अभी तक, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन उसमें भी सब स्टेजेस होती हैं बहुत सारी, जैसे मियोसिस में तो मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है, फिर मियोसिस 1 में स्टेजेस होती है, मियोसिस 2 में स्टेजेस होती है, राइट। तो ऐसी एक स्टेज होती है एनाफेज, दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर इन मिडल एंड क्रोमोसोम is V shaped, is V shaped at anaphase, ठीक है। एनाफेज में कैसा होता है, वी शेप का होता है मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक की अगर मैं बात करूं तो इस सब सेंट्रल, ठीक है, सब सेंट्रल पोजीशन, सेंटर से थोड़ी सी ऊपर,
और यहाँ पे जो होता है एनाफेज, ये कैसा होता है, एल शेप्ड, एल शेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एक्रोसेंट्रिक, ओके, इट्स सब टर्मिनल, टर्मिनल से थोड़ा नीचे, सब टर्मिनल, एंड टीलो में हमें दिख रहा है कैसी है, टर्मिनल। चारों की पोजीशन हो गई। इसमें एनाफेज में वी था, इसमें एल शेप था, इसमें जे शेप्ड होता है और इसमें आई शेप्ड होता है। सो दीज आर 4, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन अब तुम चाहे इस चैप्टर में से ले लो, चाहे तुम सेल डिवीजन से उठा लो। एक और स्टेज होती है मेटाफेज, जैसे एनाफेज होती है ना, वैसे ये चीज मुझे तभी बतानी चाहिए तुम्हें, बट एटलीस्ट अभी थोड़ा सा तुम्हें एक बेस बन जाएगा। सो मेटाफेज इज बेस्ट स्टेज। जब भी साइंटिस्ट को क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना होता है ना, उनकी मोर्फोलॉजी, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हाउ दे लुक्स, व्हाट इज एग्जैक्टली देयर इंटरनल कॉम्पोजिशन, तो वो सब कौन सी स्टेज में पढ़ते हैं, मेटाफेज में पढ़ते हैं। बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व, बिकॉज अभी क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइज, शेप, मॉर्फोलॉजी भी पूरा ही लिख देती हूँ, एक्सेट्रा ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स के फीचर्स पढ़ने के लिए दिस इज द बेस्ट स्टेज। व्हिच वन? मेटाफेजिक स्टेज इज द बेस्ट स्टेज, ठीक है। इतनी बात समझ में है प्रीति, यस और नो? बताओ। Yes, ma'am. है ना, ओके ग्रेट। वन मोर थिंग, उसके बाद फिर देन आफ्टर दैट यू कैन राइट द प्रीवियस स्लाइड। कई बार क्या होता है यहाँ पे ना, एक कॉन्स्ट्रिक्शन तो ये प्रेजेंट है ही ऑलरेडी, सेंट्रोमेर, है ना, तो सेंट्रोमेर इज ऑलरेडी अ पोजीशन कॉन्स्ट्रिक्शन, बट कई बार ना ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है। सच काइंड ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। क्या बोलते हैं हम इसको? सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट? इट इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इतना याद रखना है तुम्हें बस इसमें। नाउ राइट दिस स्लाइड। तो अभी प्रीति वी आर डन विद न्यूक्लियस एज वेल, ठीक है। यू नीड टू डू वन थिंग, योर टास्क टू डू फॉर टुडे इज यू नीड टू राइट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हेडिंग डालो नोटबुक में, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस मैंने डिस्कस किए, बट हमने ऐसे पॉइंट्स में नहीं लिखे। तो 4-5 जो भी मेजर फंक्शंस होते हैं, यू हैव टू राइट देम इन पॉइंट्स, ठीक है। सो नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। थोड़ा फिनिशिंग टच हमें इसको देना है अभी। कुछ माइक्रो बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन माइक्रो बॉडीज के बारे में, ऐसे स्टोरिंग सैक्स होते हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है, और इसका मॉड्यूल सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्टली हम ऐसी छोटे छोटे 1-2 चीजें वो डिस्कस करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए तुमको ये करना है फर्स्ट, एंड सेकेंडली प्रीवियस ईयर्स, प्लीज solve previous years and read the chapter from NCERT as well. हो जाएगा इतना, yes or no? Yes. ओके चलो। तुम कहाँ चले गए थे हार्दिक? हाँ हार्दिक, इस चैप्टर के, ठीक है, सेल वाले चैप्टर के, ताकि नेक्स्ट क्लास में ना एक हेल्दी डिस्कशन हम लोग कर सके, और तभी हम फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ऐसे खाली चैप्टर शुरू करना कोई फायदा नहीं है अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं ना। तो जस्ट प्लीज डू दिस थिंग कि अगली क्लास में आने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय बाय। Okay, ma'am. Bye.